हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको प्रथम वीडियो जो लेसन नंबर 16 की थी उसमें एक क्वेश्चन नंबर प्रथम से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक बताए थे, और दूसरी जो वीडियो थी सेकंड भाग उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर दिए थे। तो बीच में क्वेश्चन नंबर 21 से और 25 तक के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रह गए थे, तो उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इनको क्रम से नोट कर लेना। देखिए, भारत में गरीबी के लिए उत्तरदायी को 2 कारण बताइए। तो भारत में गरीबी के लिए 2 उत्तरदायी कारण में सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। ये किसने है, किसने प्रस्तुत की थी। गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना रैगनार नक्शे ने प्रस्तुत की थी। किसने प्रस्तुत की थी? रैगनार नक्शे ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये मैंने आपको नंबरिंग और गलत होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ क्या है। देखिए, गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ यह है कि गरीबी का कारण भी गरीबी है तथा गरीबी का परिणाम भी गरीबी है। तो गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ क्या है? गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ है गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्या बेरोजगारी तथा गरीबी में कोई गहन संबंध है। देखिए, बेरोजगारी एवं गरीबी में गहरा संबंध है। यदि रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार गरीबी की स्थिति में स्वयं के व्यवसाय हेतु धन उपलब्ध नहीं हो पाता है। कहने का अर्थ मतलब यह है, यदि व्यक्ति को रोजगार नहीं है तो वो क्या होगा? गरीब। और गरीबी की स्थिति में वह स्वयं का व्यवसाय भी नहीं चला सकता है। स्वयं का व्यवसाय भी नहीं चला सकता क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? धन उपलब्ध नहीं हो पाता है। और रोजगार हेतु नौकरी या मजदूरी पर ही निर्भर रहना उसे पड़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, जनसंख्या तथा गरीबी में क्या संबंध। देखिए, जनसंख्या तथा गरीबी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का संबंध है। यदि जनसंख्या बढ़ती है तथा वह कोई उत्पादन में योगदान नहीं देती, इन जनसंख्या तो बढ़ गई परंतु उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं है, तो इससे गरीबी में वृद्धि होगी, यानी वो कार्य नहीं करेगी। तो और यदि जनसंख्या उत्पादक और कार्य कौशलपूर्ण है तो वह गरीबी को दूर करने में क्या होगी? सहायक। यानी अधिक जनसंख्या यदि बेरोजगार है तो गरीबी बढ़ेगी, और सबको रोजगार प्राप्त है, उत्पादन में वो सहयोग कर रहे हैं, तो गरीबी क्या होगी? दूर होगी। अतः कौशलपूर्ण एवं शिक्षित जनसंख्या गरीबी दूर करती है एवं अनुत्पादक जनसंख्या गरीबी बढ़ाती है। अनुत्पादक का मतलब है बेरोजगार जनसंख्या, जो कोई उत्पादन में सहयोग नहीं करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्या शिक्षा रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है। हाँ, शिक्षा रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अधिक कुशल एवं योग्य होता है, अतः उसके सम्मुख रोजगार के अधिक अवसर होते हैं। यदि शिक्षा रोजगार परक है तो रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। ये विषय ध्यान रखें। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 60 वापस स्टार्ट हो रहा था। हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 वापस से स्टार्ट हो रहा है। इसमें
लिखने में भूल हुई है। देखिए इसको आप क्वेश्चन नंबर 26A कर लें और ये आगे 26B हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्रम निर्धारित कर लें या फिर अपने अनुसार आप इस क्रम को आगे निर्धारित कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखना है आपको जरूर। तो मैं आपको बता रहा था, शिक्षा रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है और शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अधिक कुशल एवं योग्य होता है, अतः उसके सम्मुख रोजगार के अधिक अवसर होते हैं। यदि शिक्षा रोजगार परक है तो रोजगार और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। रोजगार परक शिक्षा होगी तो रोजगार उससे अधिक उपलब्ध होते हैं। आगे देखिए, बेरोजगारी के ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाग सेकंड में। अब हम आपके लिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 से। वर्ष 2011-12 के लिए श्रम शक्ति, कार्य शक्ति तथा बेरोजगारी दर के अनुमान क्या है? बेरोजगारी के अनुमान हेतु भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको हम बोलते हैं NSSO द्वारा वर्ष 2011 में 68वें दौर चलाया था। इसके लिए बेरोजगारी के अनुमान के लिए इस दौर के अनुसार भारत में सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति 1000 जनसंख्या पर जो श्रम शक्ति थी वो थी 395। प्रति 1000 पर कितनी थी? 395 तथा कार्य शक्ति 386 थी। वे देश में बेरोजगारी की दर 2.3% थी। किसके अनुसार? NSSO के 68वें दौरे के अनुसार, जो 2011-12 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी से एक व्यक्ति को क्या क्या हानियां होती? देखिए, बेरोजगारी से एक व्यक्ति को कई प्रकार की हानियां होती हैं। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसे आर्थिक हानि होती है, यानी उसके पास धन नहीं होता है, तथा कार्य न करने से उसकी कुशलता में कमी आती है। यदि कार्य नहीं करेगा तो उसका अनुभव कम होगा, कुशलता कमजोर हो जाएगी। इसके साथ ही व्यक्ति को मानसिक अवसाद की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यानी पैसा नहीं आएगा, बेरोजगार रहेगा, कार्य नहीं कर पाएगा तो व्यक्ति क्या होगा? मानसिक अवसाद। जिस प्रकार वर्तमान में कोरोना के कारण लोगों का रोजगार छिन गया है, तो घर पर बैठे आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर हुई है, तो वो मानसिक अवसाद के भी कारण हुआ है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति का जब रोजगार छिनता है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और वो कार्य नहीं कर पाता है, पैसा उसको नहीं मिल पाता है, तो वो मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है। बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल या असामाजिक बना देती है। वो अकुशल भी बन जाता है और असामाजिक भी बन जाता है। आगे देखिए, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। ये अभी इसी वर्ष 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है देश की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा या भाग कृषि पर निर्भर है। हमारे देश की अधिकांश जो जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और भी कारण है, शिक्षा का निम्न स्तर है, स्वास्थ्य का निम्न स्तर है, पर केवल इसमें एक कारण पूछा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47, विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा गरीबी के अनुमान लगाने हेतु किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। देखिए, भारत में निर्धनता का माप कई अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया। देश में सर्वप्रथम निर्धनता का माप 1868 में दादाभाई नौरोजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 1868 में दादाभाई नौरोजी द्वारा। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा निर्धनता का माप किया गया। स्वतंत्रता से पहले एक समिति बनाई गई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसके द्वारा निर्धनता का माप किया गया।
फिर स्वतंत्रता के पश्चात निर्धनता रेखा निर्धारण निर्धनता की परिभाषा हेतु 1962 में योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। कब? 1962। इसके बाद 1971 में देश में वीएम दांडेकर तथा नीलकंठ रथ ने गरीबी को परिभाषित किया और 1979 में 1979 में वाई के अलग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने तय किया। देखिए, वाई के अलग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने तय किया कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए तथा शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा। कहने का अर्थ है, सरकार ने यह वाई की अलग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्धारित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन एक व्यक्ति उपभोग करे और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी उपभोग करे। यदि इससे कम उपभोग करता है तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा? निर्धन माना जाएगा। इससे अधिक और इसके बराबर करने वाला व्यक्ति निर्धन नहीं माना जाएगा। आगे देखिए, इसके पश्चात टीडी लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान लगाने हेतु कार्यदल का गठन किया गया। लकड़वाला फार्मूले द्वारा 1993-94 व 2004-05 में गरीबी के अनुमान लगाए गए थे। टीडी लकड़वाला के अनुमान के अनुसार सुरेश तेंदुलकर एवं सी रंगराजन ने गरीबी का निवारण वर्ष 2011-12 हेतु उपभोग व्यय के आधार पर लगाए। गरीबी का जो अनुमान जो लगाया था, भारत में राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण संगठन द्वारा चलाए गए विभिन्न दौरों में एकत्रित किए गए उपभोग व्यय संबंधी समंकों के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञ गरीबी का अनुमान लगाते रहे। राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण संगठन ने बहुत से दौरे ऐसे चलाए और अभियान चलाए जिसमें उसने गरीबी का अनुमान लगाए थे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जाके जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।